आज हम चर्चा करेंगे मांग से संबंधित अन्य अवधारणाओं की। तो जिसमें हम मांग का नियम, मांग की लोच और बाकी दूसरी संबंधित जो अवधारणाएं हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि मांग किसे कहते हैं। तो मांग जो है किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो किसी निश्चित स्थान वे समय में दी हुई कीमत पर कोई उपभोक्ता खरीदने को तत्पर रहता है। ठीक है। अब देखिए, सामान्य रूप से हम मांग और आवश्यकता में अंतर नहीं करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की जब हम बात करें तो मांग और आवश्यकता में महत्वपूर्ण अंतर है। वांट और डिमांड। आवश्यकता कहते हैं किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा को, इफेक्टिव डिजायर जो होती है उसको हम आवश्यकता कहते हैं। तो आवश्यकता में तीन महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं: किसी वस्तु को पाने की इच्छा, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए साधन जो कि मुद्रा है, और मुद्रा को त्याग करने की या खर्च करने की तत्परता। जब ये तीन तत्व मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं आवश्यकता। लेकिन मांग जो है इससे व्यापक है। मांग को केवल प्रभावपूर्ण इच्छा कहकर हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि मांग किसी निश्चित मूल्य और निश्चित समय में खरीदी जाने वाली मात्रा को व्यक्त करती है। तो मांग में हम 5 तत्वों का समावेश करते हैं, 5 तत्वों को इसमें शामिल करते हैं: किसी वस्तु को पाने की इच्छा, एक निश्चित समय अवधि, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन जो कि मुद्रा होती है, और मुद्रा को त्याग करने की तत्परता। तो इस तरह से 5 हो गए कि वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन जो कि मुद्रा है, यानी मुद्रा हो हमारे पास, और साथ में मुद्रा को त्याग करने की तत्परता जो कि प्रभावपूर्ण इच्छा हो गई। इसके अलावा निश्चित कीमत और निश्चित समय, ये 2 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार आवश्यकता केवल प्रभावपूर्ण इच्छा को व्यक्त करती है, वहीं मांग किसी निश्चित कीमत पर किसी समय विशेष से संबंधित प्रभावपूर्ण इच्छा को व्यक्त करती है। ठीक है। तो मांग और आवश्यकता के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मांग से संबंधित अन्य बातों की। तो देखो, एक होता है मांग फलन, एक होती है मांग अनुसूची, और एक होता है मांग वक्र। ये 3 चीज़ें हैं। तो मांग फलन जो होता है वो किसी वस्तु की मांग और कीमत के बीच में जो संबंध है, फलनात्मक जो संबंध पाया जाता है, उसको बताता है। और हम जो मांग फलन काम में लेते हैं, देखो मैंने नीचे लिखा है, आगे जाके जब हम मांग का नियम पढ़ेंगे तो मांग फलन को इस रूप में हम दिखाते हैं कि किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है या फलन है उसकी अपनी कीमत का, उपभोक्ता की आमदनी का, और वो अन्य वस्तु की कीमत का जो कि स्थानापन्न या पूरक वस्तुएं हो सकती हैं, और उपभोक्ता की आमदनी पर निर्भर करती है, रुचियाँ, स्वाद, पसंद, इन सब पर, मौसम, इन सब का असर है जो उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग पर पड़ता है। लेकिन हम इनको सबको स्थिर मानकर और केवल वस्तु की अपनी कीमत से संबंधित कर देते हैं। तो फिर हम लिखते हैं कि डिमांड फॉर एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी वस्तु एक्स की मांग फलन है उसकी अपनी कीमत का। ये एक सामान्य मांग फलन है। ठीक है। और इससे सिर्फ ये पता चलता है कि मांग और कीमत के बीच में एक फलनात्मक संबंध होता है। फिर फलन दूसरा एक होता है विशिष्ट मांग फलन, जैसे ये है क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड फॉर एक्स इक्वल टू 100 माइनस 10p। ये एक फलन है। इस फलन से हम भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को ज्ञात करके एक सारणी बनाते हैं, उसको हम मांग अनुसूची के नाम से
परिभाषित करते हैं या जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई परिभाषा वाली कोई बात नहीं, वो बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, साधारण सी बात है कि मांग अनुसूची क्या है कि किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उनको दर्शाती है। और अगर हम मांग अनुसूची डिमांड शेड्यूल को रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाएं या ग्राफ पेपर पर दर्शाएं तो हमें इन दोनों के बीच में संबंध को बताने वाला एक आकृति प्राप्त होती है, उसे हम वक्र, मांग वक्र कहते हैं। देखिए जैसा ये है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि इस मांग फलन को मैंने लिया, ये एक विशिष्ट मांग फलन है कि अगर वस्तु की कीमत P बराबर 2 रुपये हो या 2 इकाई हो, मुद्रा की 2 इकाइयाँ, तो मांग की मात्रा कितनी है 80, क्योंकि 10 गुणा 2 बराबर 20, तो 100 माइनस 20 बराबर 80। इसी तरह से कीमत अगर 4 रुपये हो जाती है तो मांग की मात्रा कितनी रह जाएगी 60 इकाई। कीमत अगर बढ़ के 6 रुपये हो जाती है तो मांग की मात्रा 40 इकाई। और अगर कीमत 8 रुपये हो जाती है तो मांग घट के 20 इकाई रह जाएगा, क्योंकि 10 8 80, 100 माइनस 80 बराबर 20। और अगर मांग 10 रुपये वो कीमत 10 रुपये हो जाए तो मांग की मात्रा कितनी होगी 0 हो जाएगी, मतलब इस कीमत पर कोई भी वस्तु खरीदने को तैयार नहीं होगा। तो इस फलन से हमने ये एक सारणी बनाई जिसे हम मांग अनुसूची कहते हैं, जो ये बताती है कि भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाती है या खरीदने को तत्पर है या मांगी जाती है। ठीक है, इस अनुसूची को, इस सारणी को अगर हम रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाएं तो x अक्ष पर मांग लेंगे, मांग की मात्रा, और y अक्ष पर कीमत लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब कीमत 2 इकाई है तो मांग की मात्रा कितनी है 80। भाई यहाँ 80 से ऊपर की तरफ चलिए और अब y अक्ष पर 2, जहाँ एक दूसरे को काटें एक बिंदु आ जाएगा। इसी तरह से कीमत 4 रुपये, ये 4 पे चलिए यूँ x अक्ष के समांतर, और इधर से चलिए, यहाँ मांग की मात्रा जो है 60 है, तो 60 से ऊपर की तरफ चलिए, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे एक बिंदु आ जाएगा। इसी तरह से अन्य बिंदु प्राप्त किए हैं। जब मांग कीमत है जो 8 रुपये है, ये देखिए, तो यहाँ से यूँ चलेंगे और इधर से यूँ चलेंगे, एक दूसरे को ये यहाँ काटेंगे बिंदु पर। ठीक है ना, तो इन बिंदुओं को आप मिला दीजिए। जब मिलाएंगे तो एक रेखा या एक आकृति या एक वक्र बनता है। इस वक्र को मांग वक्र कहते हैं, जो वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत के बीच के संबंध को बताता है, दर्शाता है, व्यक्त करता है। अब आपने गौर किया हो तो हम अर्थशास्त्र में x अक्ष पर आश्रित चर लेते हैं सामान्य रूप से, और ख़ास तौर से जब मांग का विश्लेषण करते हैं तो x अक्ष पर मात्रा लेते हैं और y अक्ष पर कीमत लेते हैं, जो कि यहाँ स्वतंत्र चर के रूप में है। ठीक है, चूँकि यहाँ मांग और कीमत के बीच में जो संबंध है, इस संबंध को दर्शाने वाला फलन है वो रैखिक है, इसलिए मांग वक्र भी रैखिक होगा, सरल रेखा के रूप में होगा। ये संबंध पे एक और गौर कीजिए कि वस्तु की जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग घट रही है। तो मांग और कीमत के बीच में एक दूसरे के विपरीत संबंध है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। वक्र पर भी देख लीजिए, कीमत 2 इकाई तो मांग की मात्रा 80 इकाई, कीमत 8 इकाई तो मांग की मात्रा 20 इकाई। और अगर आप उल्टा करके देख लीजिए, कीमत घटेगी, 8 से 6 हो जाए तो मांग बढ़कर जो है 40 हो जाएगी। ऐसा ही तो है ना। तो मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है मांग वक्र। तो मांग वक्र का ढाल है जो ऋणात्मक होता है, मतलब कीमत और मांग में
विपरीत दिशा में बदलाव आता है। ये होता है मांग। मैंने आपसे बात की मांग के बारे में, मांग फलन के बारे में, मांग अनुसूची के बारे में और मांग वक्र के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मांग के नियम के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम है क्या? यदि अन्य बातें समान रहे, अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। मांग, वस्तु की मांग और कीमत के इस संबंध को, विपरीत संबंध को मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, अन्य बातें समान रहे, इसमें शर्त यह है यदि अन्य बातें समान रहें, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखिए, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात यदि वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी और अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घट जाएगी। वस्तु की मांग और कीमत के बीच इस विपरीत संबंध को मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इस संबंध को मैं एक फलन के जरिए दिखाता हूँ। डिमांड फॉर एक्स, इसको मांग फलन कहते हैं हम। ये भी मांग फलन है, ये भी मांग फलन है। ये सामान्य है और ये विशिष्ट मांग फलन है। इन दोनों में अंतर ये है। तो डिमांड फॉर एक्स, अगर वस्तु एक्स है तो वस्तु एक्स की मांग निर्भर करती है या फलन है उसकी अपनी कीमत का, अन्य वस्तु की कीमत का, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचियाँ, मौसम और बहुत सारे तत्वों पर। लेकिन हम जब मांग का विश्लेषण करते हैं तो अन्य तत्वों को सभी को स्थिर मान लेते हैं, जिसमें दूसरी वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आमदनी है, रुचियाँ, स्वाद, पसंद, फैशन है, मौसम है, इन सब को स्थिर मान लेते हैं और केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उसकी मांग मात्रा पर देखते हैं। और ये संबंध इन दोनों के बीच में जो निकल के आता है वो डिमांड फॉर एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स के रूप में इसे हम दर्शाते हैं, जो कि एक सामान्य मांग फलन है। ये संबंध कैसा है कि अगर वस्तु एक्स की कीमत घटती है तो उसकी मांग में वृद्धि होगी और अगर वस्तु एक्स की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी होगी। मतलब वस्तु की कीमत और मांग एक दूसरे के विपरीत दिशा में बदलती हैं। यहाँ मैंने इसको गणितीय रूप में ये दर्शाया है कि डेल डी एक्स बाई डेल पी एक्स, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन है जो ऋणात्मक होगा, यानी विपरीत होगा। मांग वक्र का ढाल है ये, जो कि ऋणात्मक होता है। ये मांग के बारे में सामान्य बातचीत हुई। इसी तरह से पूर्ति का नियम भी होता है। पूर्ति के बारे में भी आप यही बात कह सकते हैं, लगभग इस जैसी, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं उसमें। पूर्ति का नियम यह है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत के घटने पर उसकी पूर्ति में कमी होती है। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति एक ही दिशा में बदलती हैं। ठीक है, और उसके लिए जो फलन बनेगा सप्लाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस के रूप में उसको दर्शाएंगे। और पूर्ति वक्र जो होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। देखिए, मांग वक्र जो हमने लिया है वो तो ऋणात्मक ढाल का है। ये तो बाएं से दाएं नीचे की ओर है, ये रैखिक है, हैं? बाएं से दाएं मतलब एक में वृद्धि, कीमत में कमी तो मांग में वृद्धि, कीमत में वृद्धि तो मांग में कमी, विपरीत संबंध आया। पूर्ति वक्र जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे, वो धनात्मक ढाल का होगा, मतलब दोनों चर एक ही दिशा में बदलते। तो ये हो गया मांग का नियम, मांग वक्र और मांग फलन। इनके बारे में एक सामान्य जो बातचीत है वो हो जाती है यहाँ पे। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे मांग की लोच पर। थैंक यू, धन्यवाद।